कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई की है दिन भर बैठकर। छुट्टियों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, मूवी देखने हम लोग नहीं गए उन 2 सालों में। मतलब क्रिकेट मैच भी हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सब चीज़ें यदि हम छोड़ देंगे अभी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़ने में कैसे रहे हैं। ऐसे आईएएस आईपीएस भी देखे हैं मैंने, जो बताते हैं कि हम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे और हमें लगता भी नहीं था कि हम कभी पीएससी यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे, पर वो कलेक्टर और एसपी भी बने। मुझे याद है जब मैंने पहली बार वर्दी सिलाई थी तो मैं सीधा घर लेकर गया था और मैंने अपने मम्मी पापा से उसमें सितारे लगवाए और उन्हीं के हाथों से मैंने वर्दी पहनी थी। मैं जब भी अभी घर जाता हूँ तो मेरी वर्दी मेरे पापा धोते हैं, कहते हैं मैं धोऊंगा वर्दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगे हम ऑफिसर्स के साथ सीरीज़ लाने वाले हैं, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आदित्य तिवारी सर। सर डीएसपी हैं बालाघाट में। तो आज सर की जर्नी को हम जानेंगे सर के क्या संघर्ष रहे, किस तरीके से सर ने तैयारी करी और आज डीएसपी पोस्ट पर हैं, और डीएसपी बनने के बाद क्या चैलेंजेस होते हैं। अब जब एक बार आप ऑफिसर बन जाते हो तो उस टाइम आप क्या क्या मतलब सारी चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरीके से ड्यूटी होती है, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, वो सारी चीज़ भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। और आप सभी लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्वागत है सर आपका मोटिवेशन थैंक यू फैक्ट्री सो पर। मच। सर आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आदित्य तिवारी है। मैं बालाघाट में 36 बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर हूँ। मैं 2018 बैच का डीडी हूँ, मतलब डीडी 2018 बैच का डीएसपी हूँ। पर एमपीपीएससी जो हुआ था वो 2015 वाला था जिसको मैंने क्रैक किया था और डीएसपी की पोस्ट मिली थी। उसके पहले मैं 2014 जो पीएससी हुई थी उसमें नायब तहसीलदार के पद पे मेरी चयन हुआ था। नायब तहसीलदार के पद पर 1 साल हरदा में पोस्टेड रहा। फिर वहीं से मैंने 1 महीने बाद ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद इंटरव्यू दिया 2015 पीएससी का, तो फिर मुझे 2015 पीएससी में डीएसपी की पोस्ट मिली थी। ओके सर। सर आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका शुरुआती दिनों के बारे में। आपका शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई, कहाँ पर रहे आप? मैं पहले से ही नरसिंहपुर में रहकर पढ़ाई की मैंने, महर्षि विद्या मंदिर में। मेरे पापा जी गवर्नमेंट जॉब में थे। उसके बाद फिर जब पापा जी का वॉलेंटियर रिटायरमेंट हो गया तो हम लोग गांव आए। 2 साल हमने गांव में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। फिर 7th 8th वहाँ पढ़ने के बाद फिर 9th से लेकर 12th तक मैंने उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर ज़िले में पढ़ाई की, जो कि गवर्नमेंट स्कूल था। उसके गवर्नमेंट स्कूल में जब 12th हमारा हो गया तो उसके बाद फिर हम लोगों का ग्रेजुएशन मैंने पीजी कॉलेज नरसिंहपुर से ही किया। बीएससी किया था मैथमेटिक्स से, क्योंकि 12th के तुरंत बाद ही डिसाइड कर लिया था कि पीएससी ही करना है। ओके सर। सभी पेरेंट्स का या फिर सभी स्टूडेंट्स का मानना ऐसा है कि डीएसपी या फिर मतलब पीएससी या यूपीएससी के लिए टॉपर स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो आप किस तरीके के छात्र थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं पर्सनली ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करता हूँ। देखो, जब मैं 8th तक 7th तक जब मैं महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ता था तो इंग्लिश मीडियम में हम लोग मैं था, तो उस समय मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर रहता था। मतलब मैं बहुत ही वीक था पढ़ने में, मतलब डांट भी पड़ती रहती थी और मुझे खुद भी फील होता था कि मैं अच्छा नहीं पढ़ता हूँ तो मेरी इंसल्ट होती है इस क्लासेस में। फिर 8th में जब मैं गांव में गया, 2 साल मैंने 7th और 8th जब मैंने गांव में पढ़े तो वो हिंदी मीडियम था। तो वहाँ पर गांव में उतने ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स भी नहीं होते, तो वहाँ पर मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट बन गया, अपने आप ही बन गया, क्योंकि कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ था। पर वहाँ हिंदी मीडियम भी मिल गया मुझे और कंपटीशन भी कम था, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। तो 7th 8th ऐसा भी था। फिर 9th में जब मैं एक्सीलेंस में आया तो वहाँ भी हमने इंग्लिश मीडियम परस्यू किया। तो फिर वहाँ पर वही स्थिति बन गई जो 6th तक थी कि यार पढ़ने में फिर वीक हो गए। तो फिर जैसे तैसे हम लोगों का 9th क्लास निकली। फिर 10th में थोड़े हम लोग सीरियस हुए, बड़े से लगने लगा था कि बड़े हो गए, जिम्मेदार हैं। तो उस हिसाब से फिर हम लोग एक ग्रुप बना 4 लोगों का, गौरव, शिवम, देवेंद्र और मैं। फिर हम लोगों ने साथ में पढ़ना शुरू किया और फिर 10th में 75% आए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस तरह का पढ़ने में था उससे काफ़ी अच्छे थे। फिर 11th में हम लोगों ने मस्ती की और फिर मतलब जैसे तैसे उसको इजीली निकाल दिया। फिर 12th में फिर पढ़ाई की अच्छे से, तो 80% रहे मेरे। और 12th में, उसके पहले 9th में और 11th में मैं मतलब सप्लीमेंट्रीज आई थी तो वो देकर पास हुआ हूँ। 5th क्लास में भी मुझे सप्लीमेंट्री थी तो मैं उसमें भी ऐसी सप्लीमेंट्री देकर पास हुआ हूँ। पर 10th और 12th में जहाँ मुझे संभालना चाहिए था, एक अच्छा ग्रुप मिल गया था, क्लोज ग्रुप। तो वो लोग पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे तो उनसे बहुत हेल्प मिलती थी, तो मैं भी पढ़ने में अच्छा हो गया था। और जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ मैंने
अपने आप को पिकअप कर लिया था। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मन से नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे मतलब धीरे धीरे, हम बसंत सर के यहाँ पढ़ते थे तो वो हमको लिखना सिखाते थे 10th से लेकर 12th तक जब मैं पढ़ा, तो वही मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे लिखना शुरू किया। तो वो मेंस में लिखने की एक आदत बनती गई, तो लिखने का मुझे मुझे बहुत शौक आ गया, तो मैं वहाँ से लिखने लग गया। तो फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई अच्छी करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्राइट स्टूडेंट नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई है। फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़ने में कैसे रहे हैं। ऐसे आईएएस आईपीएस भी देखे हैं मैंने, जो बताते हैं कि हम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे और हमें लगता भी नहीं था कि हम कभी पीएससी यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे, पर वो कलेक्टर और एसपी भी बने। पर ऐसे ही हम लोगों के साथ एमपीपीएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बैचमेट्स हैं, वो भी बताते हैं कि वो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, पर वो भी आज उस जगह पर हैं जहाँ उनको होना चाहिए था। तो वो बस थोड़ी एक आपको पता होना चाहिए कि आपको किस जगह मेहनत करनी है और कब से मेहनत करनी शुरू करनी है, वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी के बारे में बताइए। आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और डीएसपी बनने से पहले कौन से एग्जाम दिए आपने और क्या रिजल्ट रहा उनका? डीएसपी मतलब एमपीपीएससी के अलावा मैंने 2 बार वन रक्षक का एग्ज़ाम दिया था, 1 बार कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था और 1 बार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था, 1 बार यूपीएससी भी दिया था। पर ये बिना तैयारी के दिए थे सारे एग्ज़ाम्स। मतलब तैयारी मैं एमपीपीएससी की ही कर रहा था, इनकी तैयारी मैंने कभी स्पेशली की नहीं, इसलिए वो मेरे निकले भी नहीं एग्ज़ाम। एक बार एक संविदा शाला शिक्षक का निकला था, पर वो मेरे पास बीएड की वो डिग्री नहीं थी, तो फिर वो नहीं मिल पाया मुझे। फिर मैंने पहले ही अटैम्प्ट जब एमपीपीएससी का अटैम्प्ट दिया, तो उसमें 2014 का मैंने पहली बार दिया था, उसमें मुझे नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली थी। और फिर दूसरी बार दिया तो डीएसपी की मिली, और फिर तीसरी बार इंटरव्यू दिया था तो उसमें मैंने सिर्फ डिप्टी कलेक्टर ही पोस्ट भरा था, तो वो मुझे मिल नहीं पाई थी। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही, मतलब। और मैं तैयारी करने ऐसे आया गांव से कि अब पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, पर जैसे तैसे सर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर लोगे, पढ़ लोगे, लिखने में अच्छे हो गए हो, याद करनी है चीज़ें, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, उतना तुम मैनेज कर लेते हो। तो मैंने कहा ठीक है। पर इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं थी घर से, तो मैं सोचता था कैसे होगा। तो 3 साल ग्रेजुएशन के मैंने नरसिंहपुर में ही रह के पढ़ाई की। बसंत सर पढ़ाते थे और उन्हीं की कोचिंग में मैं कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, 10th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लेता था। तो जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, सर ने तैयारी करने के लिए कहा कि अब तुमको कुछ मतलब ग्रेजुएशन भी हो गया है तो अब पीएससी दे सकते हो, तो तुमको अब आगे जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे इंदौर जाने के लिए सजेस्ट किया कि तुमको वहाँ और बूस्टअप हो जाओगे तो और अच्छी चीज़ें पता चलेंगी, कंपटीशन में आओगे, पता चलेगा कि कैसे लड़के हैं, क्या पढ़ते हैं, तो तुमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने मुझे इंदौर भेजने के लिए बोला। मैंने घर पे बात की तो घर पे वही कंडीशन ठीक नहीं थी, तो फिर मम्मी पापा ने जैसे तैसे करके उधार लेकर कुछ पैसे मेरा कौटिल्य एकेडमी में एडमिशन कराया। मुझे कौटिल्य एकेडमी से भी बहुत हेल्प मिली इस चीज़ में। उनको पता चला कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। तो जैसे तैसे वो फ़ीस देकर फिर मैं एडमिशन लिया। फिर वहाँ पर मैंने 2-3 बच्चे ढूंढे, वहाँ पर पढ़ते हुए पढ़ाया भी, कोचिंग 1-2 साल, मतलब कुछ 7-8 महीने वहाँ पढ़ाया भी प्री देने तक। फिर वो वहाँ से जब मैंने 7 महीने इंदौर में रहा और कौटिल्य एकेडमी में पढ़ाई की, तो वो 7-8 महीने बाद ही 2014 पीएससी का एग्ज़ाम हो गया था, तो मेरा क्रैक हो गया। तो मैंने वो सोचा कि ये अच्छा मौका हो सकता है, तो मैंने पढ़ाने को साइड में रख के बहुत अच्छे से फोकस किया मेंस पर। तो साथ में एक रवि शर्मा पढ़ते थे रूम, मतलब मैं उनके साथ ही रूम में रहता था, तो वो भी पीएससी की तैयारी कर रहे थे। वो मुझसे 1 साल बड़े थे, तो 2013 का इंटरव्यू भी दिया था उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली उनको पोस्ट नहीं मिली थी कोई। फिर 2014 का हम दोनों ने मेंस दिया, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती थी पढ़ने में मुझे, तो उनसे सीखने को भी मिलता था। तो हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही नायब तहसीलदार भी बने और साथ में ही फिर डीएसपी भी बने दोनों 2015 बैच में। तो उनसे भी बहुत हेल्प मिलती रहती थी। तो वो एक ग्रुप वहाँ पर भी एक बन गया था कि रवि भैया थे, 1-2 दोस्त और थे, तो उनके साथ प्री की तैयारी करने का मौका मिल जाता था। ओके सर, आपने बताया कि आपका एमपीपीएस के फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने नायब तहसीलदार की पोस्ट हासिल की, सफलता हासिल की। तो सर उस टाइम पे आपने कितने दिन सीरियस पढ़ाई करी, कितना टाइम लग गया और क्या अप्रोच और क्या स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? मैंने बताया कि मतलब पढ़ने में मैं उतना ब्राइट नहीं था, मुझे चीज़ें बहुत देर में याद होती थी, बहुत जल्दी भूल जाता था, जैसा कॉमनली स्टूडेंट्स के साथ होता है। पर मुझे ये पता था तब कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैं 12th के बाद से ग्रेजुएशन के टाइम पे बसंत सर ने हमें यही सिखाया बस कि करना कैसे है तुम्हें। यदि कोई चीज़ तुम
इस तरह से नहीं पा सकते तो किसी और तरीके से पाने के लिए उसका तरीका ढूंढो। तो जैसे मैं चीज़ें याद नहीं रख पाता था तो उन्होंने मुझे लिख के याद करने का बताया। उन्होंने मुझे कहा कि जैसे तुम पैदल कोचिंग जा रहे हो तो उस पैदल जाते जाते तुमको पढ़ना चाहिए, चीज़ों को याद करते चलो, टाइम वेस्ट नहीं करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दो। तो अब मुझे कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे पढ़ के भी उतना ही अपना आउटपुट निकाल लेते हैं जितना मैं 10 घंटे पढ़ के निकाल पाता था। तो मैं 10 घंटे पढ़ता था क्योंकि मुझे पता है कि उनकी बराबरी करने के लिए मुझे उनसे 2 गुना पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं कवर कर पाता था। तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई की है दिन दिन भर बैठकर। छुट्टियों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, मूवी देखने हम लोग नहीं गए उन 2 सालों में। मतलब क्रिकेट मैच भी हुआ पर पूरी हॉस्टल के, पूरी एकेडमी के लोग क्रिकेट देखने जाते थे, वहाँ इंदौर में हुआ था। चेतन भगत का इंटरव्यू हुआ था, एक कौटिल्य एकेडमी ने अरेंज कराया था, वो देखने जा रहे थे, पर उस समय भी मीन्स था तो मैंने वो भी स्किप किया क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सब चीज़ें यदि हम छोड़ देंगे अभी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, हो सकता है कुछ लोगों को ज़रूरत ना हो, वो आके 5 घंटे पढ़ लेंगे, वो कवर कर लेंगे। पर मुझे पता था कि मैं जब तक 10 घंटे नहीं पढ़ लूँगा मैं बराबरी नहीं कर पाऊँगा, और वो लोग जा रहे हैं तो इस समय मेरा उनसे आगे निकलना थोड़ा सा पॉसिबल है। तो मैं इस तरह से अपने आप को किन्हीं चीज़ों में बांध के रखता था, तो वो मुझे मोटिवेट करती थी चीज़ें। ओके सर, जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब बस मन में ये होता है कि भगवान जैसे तैसे हमारा एग्ज़ाम क्लियर करा दो, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, एक बार डीएसपी या आईएएस आईपीएस बन जाए। फिर क्या डीएसपी आईएएस आईपीएस बनने के बाद सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं उस टाइम, जैसे लगता है कि बस एक बार ऑफिसर बन जाए फिर मुझे कुछ नहीं मांगना, सारा कुछ हमारा सारा मतलब काम हो गया? क्या ऐसा हो जाता है या फिर उसके बाद भी कुछ रह जाता है भगवान से मांगने के लिए? लाइफ गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब हम कभी रुकते नहीं हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो सोचता है कि मेरा वहाँ पहुँचना, मुझे वहाँ पहुँचना है जहाँ आदित्य सर हैं। मैं इस जगह पहुंचकर ये सोचता हूँ कि मुझे एक वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए अभी। मुझे शादी करनी है, मुझे परिवार को संभालना है, एक घर बनाना है, मम्मी पापा को अच्छे से रखना है। और उसके बाद यदि मान लो मेरे कोई और ख्वाब नहीं है कि मुझे यूपीएससी करना है, तब की बात मैं बता रहा हूँ। तो और लाइफ में ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जो एक स्टूडेंट होते हुए भी आती हैं। तो वो चीज़ें कभी नहीं रुकती हैं। मतलब यदि एक आईपीएस भी होगा तो उसके घर में, उसके परिवार में, उसकी लाइफ में वो सब प्रॉब्लम होंगी जो मेरे डीएसपी रहते हुए हैं और तुम्हारे डीएसपी ना रहते हुए भी हैं। तो वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, उनसे आपको दो चार होना ही पड़ेगा। वो उन सब चीज़ों से आप कभी ये नहीं सोच सकते कि यार आप यहाँ पहुँच जाओगे तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, या आपकी ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी कि आपको भगवान से प्रे नहीं करना पड़े। प्रे तो करना पड़ता है, अभी भी करना पड़ता है। कोरोना के ही टाइम पर मैं प्रे करता रहा कि मेरे घर में किसी को कुछ ना हो बस। हम्म। तो ये सब चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, आप कहीं भी पहुंच जाओ। ओके सर, फर्स्ट डे आपने जब वर्दी पहनी, जब सितारे आपके कंधे पे आपने देखे, तो वो फीलिंग को सर थोड़ा बताइए, वो कैसी फीलिंग थी उस दिन? मुझे याद है जब मैंने पहली बार वर्दी सिलाई थी तो मैं सीधा घर लेकर गया था और मैंने अपने मम्मी पापा से उसमें सितारे लगवाए और उन्हीं के हाथों से मैंने वर्दी पहनी थी। मैं जब भी अभी घर जाता हूँ तो मेरी वर्दी मेरे पापा धोते हैं, कहते हैं मैं धोऊंगा वर्दी। तो वो एक मैं मना भी नहीं कर पाता हूँ उन्हें, मैं कहता हूँ ठीक है, उनको उनको उस चीज़ से खुशी मिल रही है तो वो दुख करते हैं वो। तो अभी भी, मतलब वो पहले दिन की बात नहीं है, मैं अभी भी यदि यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये वही चीज़ है जो मैं अचीव करना चाह रहा था। तो उस चीज़ से एक काम करने में भी मोटिवेशन मिलता है कि हम जैसे जो भी ड्यूटी हम करते हैं या हम फील्ड पर रहते हैं तो हम जो भी लोगों की सर्विस करते हैं वो हमको उस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो डीएसपी की पोस्ट है वो बाकी की सर्विसेज से इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है कि आप ये देख पाते हो कि आप जब रोज़ वर्दी पहनोगे तो आपको वो चीज़ महसूस होगी। आप ऐसे मतलब कोई डिप्टी कलेक्टर यदि फॉर्मल्स पहन कर जा रहा है तो उसको वो चीज़ उतनी फील नहीं होगी जितनी एक डीएसपी यूनिफॉर्म पहनकर एक फ़ील कर सकता है। तो एक सिर्फ यूनिफॉर्म जॉब और अनयूनिफॉर्म जॉब का सिर्फ एक यही मुझे फ़र्क समझ में आता है कि आपको अपने आप में ही सुबह से ही एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आगे मुझे क्या करना है दिन भर में। सर एक डीएसपी, सर जैसे कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डीएसपी के क्या काम होते हैं और आपका क्या रूटीन रहता है सुबह से शाम तक? ये बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ये जहाँ अभी मैं हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर हूँ मैं, तो वो एक ऑफिस जॉब है। हमारे पास 623 लोगों की नफरी है, उन लोगों को हमें संभालना है। उन लोगों को हमने ज़िले में 2 या 3 ज़िलों में कुछ 100 लोगों को डिप्लॉय करके रखा है
जो हमारे हेडक्वार्टर में हैं उनकी हमको देखभाल करनी है, उनको छुट्टी की ज़रूरत है तो उनको छुट्टी पे भेजना है, कि कहीं से यदि अर्जेंट ड्यूटी आ गई तो हमको वो एक सारे बल को पूरे इकट्ठा करके फिर उनको भेजना है। जो लोग बाहर आउटपोस्ट पर हमारी या कंपनी बाहर तैनात हैं उनको कोई समस्या ना आए, रहने की खाने की सारी सुविधाएं मिलती रहें, वो देखना एक असिस्टेंट कमांडेंट का और एक बटालियन का काम होता है। तो ये एक ऑफिस वर्क है, मतलब आप फ़ोन पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो अच्छे से। पर जब आप एक फील्ड पर एसडीओपी या सीएसपी होते हो तो यहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। ऑफिस में रहते हुए हम लोग मतलब मुश्किल से 7-8 घंटे की जॉब रहती है और उसके बाद जो 2-4 फ़ोन आ जाएं वो बाकी हम अपना फैमिली टाइम निकाल पाते हैं। पर फील्ड पर एसडीओपी या सीएसपी रहते हुए ये जॉब थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें 24/7 एक तो अवेलेबल रहना पड़ेगा। कभी भी रात में किसी भी जगह से, किसी भी थाने से आपके पास फ़ोन आ सकता है या पब्लिक से भी आ सकता है। यदि वीआईपी आपके क्षेत्र में आए तो आपको उनको सिक्योरिटी देना ज़रूरी है, कोई दंगा फसाद नहीं हो, कोई लड़ाई भड़ाई नहीं हो, उस समय उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। यदि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो गया है तो उस समय आपकी ड्यूटी रात में 12 बजे भी आपको जाना पड़ सकता है। यदि आपके यहाँ कोई त्यौहार वगैरह है तब आपको पूरी ड्यूटी लगाना है, पूरा बल अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं करना वो देखना है। ये सब के बाद आपको इन्वेस्टिगेशंस भी करनी है जो क्राइम आपके क्षेत्र में हुए हैं, और उनके साथ थानों पर मॉनिटरिंग करना कि आप के थानों में जो काम कर रहे हैं सभी इन्वेस्टिगेशन सही समय पे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, चालान न्यायालय में पेश हो रहे हैं या नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें देखनी। तो ये बहुत वेरियस वेराइटीज़ की जॉब हो जाती है यदि आप फील्ड पर रहते हो तो। ओके सर, फाइनल क्वेश्चन सर, जो नए एस्पिरेंट हैं एमपीपीएससी के लिए हो गया या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? मेरा ये मानना है कि हम यदि किसी पोस्ट में मतलब पहुंचना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो जैसे मैं शुरू से ही कॉलेज के टाइम से ही अपने आप में उन चीज़ों को डेवलप कर रहा था, अपने बिहेवियर में वो चीज़ें लेकर आ रहा था कि एक अच्छा अधिकारी कैसा होता है। हम लोग डिप्टी कलेक्टर से मिलते थे, कुछ डीएसपी से मिलते थे, तो हम देखते थे कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे हम उनसे मैं मतलब एब्जॉर्ब करता था चीज़ों को, उनकी वाइब्स एब्जॉर्ब करता था और वैसा बिहेव करने की कोशिश करता था, वैसा लोगों से बातें करने की कोशिश करता था। तो वो चीज़ हमें शुरू करनी चाहिए। कुछ मतलब एग्ज़ाम देने से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि वो है कि आप मतलब मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि आप जो बनना चाहते हो यदि वो बनने से पहले ही आपके अंदर वो सारी खूबियाँ आ जाएं तो फिर तो एक मतलब एक चौखट लांघने जैसा रह जाता है बस। मतलब फिर एक परीक्षा सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है यदि आप में वो सारे गुण आ जाते हैं तो। जैसे एस्पिरेंट्स एक वेब सीरीज़ में मैं ये देख रहा था कि वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, नवीन कस्तूरिया, वो उसकी सोच एक अधिकारी के रूप में ही डेवलप हो जाती है पढ़ाई करने मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने के पहले ही, है ना। तो वो उस तरह का बन जाता है, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम देना फिर उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। ऐसे ही मुझे भी लगता है कि मैंने कॉलेज के टाइम से अभी तक अपने ऊपर इतना काम किया है कि एक अच्छा अधिकारी कैसे बन सकते हैं या एक डीएसपी कैसे बिहेव करता है, तो उसके बाद मतलब तभी तो मैंने सिर्फ डीएसपी का सपना देखा तो मुझे सिर्फ वही पोस्ट क्यों मिली, वो इसीलिए क्योंकि मैं पहले से ही वो बन गया था। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आई होप दोस्तों सर के इंटरव्यू से सर की जर्नी को जानकर सुनकर आपको मोटिवेशन मिला होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, आगे भी मैं कहता हूं कि यहाँ पर ऑफिसर्स और टॉपर्स के इंटरव्यू लगातार आपको देखने को मिलते रहेंगे। ऐसे ही आपके लिए हम अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और आप लोगों की क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी अच्छी चलेगी। थैंक यू सो मच।